Thank you so much, sir, for introducing us about training and placement cell and career guidance cell. तो अभी हम लोग QR कोड बता रहे हैं, आप लोग अपना फ़ोन में स्कैनर चालू कर लीजिए। ये चैनल है, तो अभी जो इंडक्शन प्रोग्राम की जो वीडियो इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ता है अपने कॉलेज के रिगार्डिंग। आप आई एम लुकिंग सम ऑफ यू आर नॉट डूइंग, ओपन अप योर फोन राइट नाउ एंड डू इट। आपको देख के बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा। What companies are coming? It's very important to scan this QR code. LinkedIn पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये पूछने वाली बात तो है नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने SATI कॉलेज में क्या क्या है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए ये फॉलो इट, सब कुछ पता चलेगा। बहुत जितने भी इवेंट्स होते हैं अपने कॉलेज में, वो उस सब का इस पे प्रोफाइल पोस्ट डलती है, तो आप लोग एक्सप्लोर करने में आप लोग को बहुत अच्छा एक्सप्लोजर मिलेगा कि आप देख सकते हैं क्या क्या होता है कॉलेज में। सो प्लीज़ गो एंड स्कैन इट एंड फॉलो इट। And please also follow all the clubs that are active, that are active in Instagram also, because all the events that happens in all the clubs, you will get all the information here. स्कैन करो और अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर लो। This time I'm seeing a lot of phones, huh? I think you all are getting too much bored. Yes or no? Okay. आवाज नहीं आया. Please repeat. Getting bored. So, wanna have some fun? Let's like cheer up. Okay. So, Will you please suggest us a song? कोई समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता। Let's sing together. है सीने में दिल भी, कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं Guys, पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे हसीने। Please give a huge round of applause. कहती है मेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवता। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। यार तुम लोग तो गाना भी नहीं गाते, छोड़ो। So now let's move forward. As we know, scholarship empower academic and career goals by removing financial barrier. So I would like to invite our respected SS Golia sir, Sanjeev Chengai sir, for introducing scholarship scheme of our institute. आज स्कॉलरशिप की जितनी भी स्कीमें हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, इवन वो सामान्य जनरल कैटेगरी का भी हो, मेरिट कम मीन्स, या कोई माइनॉरिटी रिलीजियंस का हो या हैंडीकैप्ड हो, जितनी भी टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं वो हम बताएंगे। और उसके बाद पहले आप ध्यान से सुनिए, बीच में मत पूछिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको सारी स्कीम के बारे में बताएं। उसके बाद यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बाद में नोट कर लीजिए, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, इनकम क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी,
category wise documents needed for scholarship and how to apply for scholarship and contact number our staff. Next slide. ये स्कॉलरशिप की डेफिनेशन है, आप इसको देखिए. सम ऑफ मनी और अदर्स एड ग्रांटेड टू ए स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ मेरिट्स नीड एक्सेट्रा टू परस्यू हिज और हर स्टडीज. और स्कॉलरशिप इज एन अवार्ड ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर ए स्टूडेंट्स टू फर्दर देयर एजुकेशन एट ए प्राइवेट एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल और ए प्राइवेट और पब्लिक पोस्ट सेकेंडरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी or other academic institution. Scholarships are awarded based upon various criteria such as academic merit, diversity and inclusion, athletic skill, financial need among others. Means scholarship जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति, इनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसमें कुछ इनकम के क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर रखे हैं. और साथ ही साथ जो बच्चे प्रतिभाशील हैं, इनका परसेंटेज अच्छा है, इनकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे बच्चे जो एजुकेशन में अपग्रेड कैसे हो सकते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों ही गवर्नमेंट चाहती हैं कि बच्चों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की फीस के अभाव में समस्या उत्पन्न ना हो. तो इसलिए ये अनुदान राशि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो हम बताएंगे उसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलती हैं. नेक्स्ट स्लाइड. आप देखेंगे फर्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. ये SC, ST और OBC, जो बच्चे SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, उनको जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं. और कॉलेज से नीचे जो स्कूल में आप अभी स्कूल में पढ़ते होगे, उन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिली होगी स्कूल में. लेकिन जैसे कॉलेज लेवल में आते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनको पोस्ट मेरिट स्कॉलरशिप बोलते हैं. तो ये SC, ST, OBC बच्चों के लिए है. और नेक्स्ट दूसरी नंबर की आप देखेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना. इसमें सभी बच्चे, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स की डिमांड रखी होगी कि हमारे बच्चों को भी जो SC, ST, OBC के बच्चों को मिलती है, बाकी के बच्चों को भी मिलना चाहिए. तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरू की है और पिछले कई वर्षों से चल रही है. तो इसमें इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, मैं बताऊंगा आगे. दूसरी है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना. ये भी स्कॉलरशिप है, इसमें सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं. और नेक्स्ट है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप. मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी इसमें 3-4 टाइप की हैं. सेंट्रल सेक्टर वाली है, इसमें विकलांग वाली भी आ जाती है, इसमें रिलीजियंस वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं एंड पारसी. इसमें जो भी रिलीजियंस स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं. एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए भी है, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए है. तो उनके अभी यहाँ कुछ बच्चे हो सकते हैं बैठे हों, तो उनके लिए AICT प्रोवाइड करती है. उनको पूरा पैसा, उनको एडमिशन यहाँ लेना रहता है, उनको जो फीस का है पूरा AICT से हमको कॉलेज को मिलता है. तो उनके लिए और एक्स्ट्रा रहने के लिए, उनको इवन फूड्स के लिए भी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप जो प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको मिलती है. साथ ही एक अदर स्टेट स्कॉलरशिप भी है. ऐसा जो कोई अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए कंसर्निंग स्टेट से मिलती है. ऐसा हमारे इधर कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, कुछ अलग अलग स्टेट्स के, UP बिहार के ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनके लिए भी वो अपने स्टेट में अप्लाई करते हैं. ऐसे UP का बच्चा है तो वो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, कोई बिहार का है तो वो बिहार गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा. तो हम वो अप्लाई करके ऑनलाइन वहाँ से फार्म निकाल के आता है, यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो वहाँ पर जमा करता है तो उसको पैसा मिलता है. जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम है मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा आपके सभी खाते में ही आएगा. इसलिए एक बार
आप लोग ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा 10-12 की मार्कशीट में नाम कुछ है, अब वो सोचते हैं यार हमारा नाम थोड़ा अच्छा नहीं है, हम कॉलेज में थोड़ा चेंज कर लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम आपका जो 10th की मार्कशीट में है, जो जैसा नाम लिखा है वैसा ही का वैसा नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वो साथ ही इसमें आधार कार्ड, एक बात सुन लीजिए, सभी बच्चों का आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है, जो मोबाइल नंबर लिखा है, वही मोबाइल नंबर आपको हमेशा चलाना पड़ेगा जिन्हें स्कॉलरशिप की पात्रता है। यदि वो नहीं चलाना चाहते हैं तो आधार कार्ड में अभी मोबाइल नंबर आप चेंज करवा लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा ये मोबाइल नंबर एक कहाँ पर लिंक होगा, क्योंकि सभी बच्चों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा नो लिमिट का। ऐसा नहीं कि उसमें लिमिट आपने कर दी 10,000 लिमिट 20,000, उसका आपको नो लिमिट, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप हो सकते 70,000 आए 80,000 आए, तो लिमिट उसकी नो लिमिट होना चाहिए। और जो बैंक में हमारे पास 2 बैंक हैं यहाँ पर, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप लोग कोशिश करें खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि SBI जो बैंक है ना, वो नेशनलाइज बैंक सारी हैं, लेकिन इसकी फैसिलिटी, इसकी ब्रांचेज आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आप लोग अपना जो खाता ओपन करवाएं वो SBI में ही करवाएं। वो खाता जब खुलवाने जाएंगे तो आधार कार्ड जरूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर डाला है वो वहाँ पर वही नंबर आपको डालना पड़ेगा। सारा SMS ट्रांजेक्शन का पैसा आएगा जाएगा तो मोबाइल नंबर पाएगा। और बाद में जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे उसमें भी हम आपका आधार कार्ड लगवाएंगे, वो बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगवाएंगे, क्योंकि जो हमको केसेज, प्रीवियस केसेज में बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की कम से कम हर साल 5% बच्चे इनकी छात्रवृत्ति रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दूसरा है, बैंक में खाता खुलवाया वहाँ पर दूसरा नंबर डाल दिया, और नाम में भी मिस्टेक है, एड्रेस में भी मिस्टेक है, मोबाइल नंबर में मिस्टेक है। फिर जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं वहाँ पर तीसरा किसी का मम्मी का मोबाइल नंबर डाल दिया या ईमेल दूसरा डाल दिया, फिर वहाँ पर वो ट्रेस नहीं हो पाता। क्योंकि जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे वहाँ पर चेक होने जाएगी हेड ऑफिस पर, तो वो उससे देखते हैं कि ये आधार इसका लिंक है कि नहीं है बैंक से, वो कौन सा नंबर है। यदि थोड़ा मिसमैच हुआ तो वो फिर रुक जाती है, फिर हमको परेशानी जाती है। आप हमारे पास आओगे कि सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, फिर हम आपका पूरा डॉक्यूमेंट सुधरवाते हैं, फिर उसको वेरीफाई करके फिर डबल से भेजते हैं, तो प्रोसेस में फिर डिले हो जाता है। पता पड़ा आपको 6 महीने के अंदर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो 1.5 साल 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। कॉलेज को तो पैसा चाहिए भाई, आपने एडमिशन लिया तो आप सब फीस जमा करवाएंगे, बोलेंगे आप बोलोगे सर छात्रवृत्ति आ जाए, स्कॉलरशिप आ जाए, हम तब देंगे। तो एक कोशिश करिए, ये मिस्टेक जो माइनर मिस्टेक हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10th की मार्कशीट को बेस मानते हुए, क्योंकि हर जगह 10th की मार्कशीट को ही कंसीडर करते हैं, उसी हिसाब से आप नाम आगे रखिए, जो आपका नाम है, मदर का नाम है, फादर का नाम है। आधार कार्ड में जो नंबर आपने मोबाइल नंबर डाला है वही बैंक के खाते में आप डलवाइए। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अभी आधार में चेंज कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आधार में आप अभी सुधरवा लीजिए, 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए, आपके फादर का नाम होना चाहिए, आपकी एक मोबाइल नंबर रखिए, कोई सा भी चेंज नहीं करेंगे आप बार बार। तो आधार कार्ड में आप सुधरवा लीजिए, उसके बाद आप खाता खुलवाइए बैंक में, ठीक है। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, सेम होना चाहिए। बाद में यदि हमारे पास कोई आया तो हम लोग बोलेंगे, ये मैडम देखती हैं, कीर्ति कुलकर्णी मैडम है, स्कॉलरशिप सेक्शन की प्रभारी हैं, यही देखती हैं पूरा काम, फिर परेशानी हम लोगों को जाती है। तो आप लोग प्लीज इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें आप देखिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है SC ST OBC की, तो इसमें SC कैटेगरी में देखेंगे ऊपर जो इनकम है 2.5 लाख, जिनके फादर पेरेंट्स की इनकम, एनुअल इनकम, हम आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, वो भी करंट वाला होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। ऐसा अभी कौन सा, अभी नवंबर 2022 है,
तो हम 2020 21 22 तक का चला सकते हैं, लेकिन पुराना नहीं होगा। जो इनकम है वो 3 ईयर के लिए वैलिड रहती है। तो किसी का यदि पुराना है तो आप अभी चेंज करा सकते हैं। इनकम आपकी होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए तक। यदि 2.5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको ट्यूशन फीस प्लस एग्जाम फीस प्लस अलाउंस एज पर एमपी गवर्नमेंट नोट्स। तो ट्यूशन फीस जैसा आपकी 55,000 बीटेक की है तो ट्यूशन फीस आपको 55,000 रुपये मिलेगी। साथ ही एग्ज़ाम फीस, ऐसा एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे 2,000 रुपये पर सेमेस्टर लगती है, वो मिलेगी। साथ ही अलाउंस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ऐसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं SC एंड ST के, उनको 1,500 रुपये हॉस्टल का पर मंथ अलाउंस मिलता है एडमिशन डेट से, जब से आपका एडमिशन हुआ है। और नॉन हॉस्टलर को 950 रुपये पर मंथ ये अलाउंस रहेगा। साथ ही OBC के बच्चे, इसमें ये SC ST के लिए सेम कंडीशन है। आप देखिए ऊपर दिख रहा होगा, ट्यूशन फीस प्लस एग्जाम फीस प्लस अलाउंस एज पर MP गवर्नमेंट नोट्स। ये किसके लिए? SC एंड ST के लिए। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ये 2.5 लाख रुपए तक ही है, 2.5 लाख से ऊपर वालों को उनको सिर्फ ट्यूशन फीस मिलेगी। 2.5 लाख से लेकर ऊपर, उसकी आगे लिमिट नहीं है, नो लिमिट। उनको सिर्फ ट्यूशन फीस मिलेगी। ट्यूशन फीस जो 55,000 रुपये है प्लस अदर डेवलपमेंट चार्जेज रहते हैं, आप देखेंगे फीस की स्लिप में। तो सिर्फ ट्यूशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस 2,000 4,000 रुपये, 55 और 4 59,000 के समथिंग उसको मिलेगी। नेक्स्ट करिए। हाँ बताता हूँ। और इसमें ये OBC का है। OBC के लिए देखिए इसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है। जो 3 लाख रुपए से कम 3 लाख रुपए तक जिनके परिवार की इनकम है, उनके लिए ट्यूशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस प्लस अलाउंस एज पर एग्जामिनेशन फीस। अलाउंस इनको OBC के बच्चों को जो हॉस्टल वाले हैं उनको 850 रुपये पर मंथ, और जो नॉन हॉस्टलर हैं, बाहर रह रहे हैं, आउटसाइडर, उनको 425 रुपये पर मंथ अलाउंस में। और 3 लाख से ऊपर इनकम है उनको स्कॉलरशिप की पात्रता नहीं है। तो ये SC ST OBC की मैंने आपको बताया। और इसमें आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा, MP टास्क एक पोर्टल है, आप गूगल पे डालेंगे MP टास्क का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम स्कॉलरशिप। जब आप गूगल पे जाएंगे, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, SC ST के भरे जा रहे हैं, OBC का अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, सबको उसमें फॉर्म भरने से पहले जो मैंने आपको अभी आधार कार्ड और बैंक का खाते का बोला है, वो अपडेट करा लीजिए आप 2-4 दिन के अंदर। बाद में आप बता दें। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट ये देखिए, ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसमें सभी कैटेगरी के लिए है। इसमें आपको JEE परीक्षा में सभी लोग जो बैठे हैं, जिनका JEE मेंस के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन हुआ है, वो ही बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनका 12% बेसिस पे एडमिशन हुआ है वो इसमें पात्र नहीं है। JEE मेंस में भी इसमें रैंक उन्होंने डिसाइड किया है 1.5 लाख तक आपकी रैंक होना चाहिए। उससे ऊपर यदि आपकी रैंक है और आपको यहाँ एडमिशन मिला तो आप उसके पात्र नहीं हैं। तो रैंक ने डिसाइड कर दी, एक रैंक से लेकर 1.5 लाख तक जो छात्र इसमें आ रहे हैं वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। और इसमें
आप देखेंगे 12th का परसेंटेज भी फिक्स कर दिया उन्होंने। एमपी बोर्ड का जो बच्चा है उसका 70% मिनिमम होना चाहिए, और जो सीबीएसई बोर्ड से है उसका 85% होना चाहिए। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें सभी जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट, जो भी आपने कॉलेज में पे किया है वो सभी इसमें आपको मिलेगी। लेकिन इसकी क्राइटेरिया आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये मुख्यमंत्री मेधावी जल कल्याण योजना नेक्स्ट स्कीम देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास संबल कार्ड होना चाहिए। आप देखेंगे रैंक आपकी 1 से लेकर 1.5 लाख तक होना चाहिए जेईई मेंस में, साथ में आपके पास संबल कार्ड होने चाहिए। इसमें 12th का परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनके पास संबल कार्ड है, अभी एक स्टूडेंट की पेरेंट्स मेरे से बाहर पूछ रही थी कि हमारी बच्ची का 52% है, वो संबल कार्ड है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। उसमें क्या है, संबल कार्ड है तो आपको जितनी भी कॉलेज में जो फीस आपने पे की है वो आपको मिलेगी। तो इसको आप ये सभी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में जो रिलीजियंस मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी हैं, ये सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कुछ नियम हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो मेरिट, इसमें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक मेरिट कम मीन्स है। तो इसमें क्या आपका सेंट्रल सेक्टर में 82,000 ऑल इंडिया में, ये चूंकि ऑल इंडिया की रैंक बनेगी तो 82,000 स्टूडेंट्स को, इसमें 41,000 अंडर ग्रेजुएट और 41,000 पोस्ट ग्रेजुएट, तो 41,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये परसेंटेज बेसिस पर बनेगी। ऐसा टॉप सब मेरिट बनाएंगे, 41,000 स्टूडेंट्स को देना है और इसमें 20,000 रुपया मिलेगी। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है एक, आप गूगल पर जाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। इसकी अभी 15 नवंबर, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, चूँकि एडमिशन अभी लेट हुए हैं आप लोगों के, तो 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग जो ध्यान दीजिए प्लीज़, 15 नवंबर है, तो इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप भर सकते हैं। ऐसे ही मेरिट कम मीन्स है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, इसमें 50% तक मार्क्स 50 से कम नहीं होने चाहिए और इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए तक है। इसमें 60,000 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया में 60,000 बच्चों को देते हैं, तो ये भी मेरिट बनेगी। इसमें क्या है, 20,000 रुपया फीस और उसके अलावा मेंटेनेंस 1,000 रुपये पर मंथ हॉस्टलर और 500 रुपये पर मंथ नॉन हॉस्टलर जो मिलती है। साथ ही ये जम्मू एंड कश्मीर का तो मैंने बता ही दिया, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको तो पूरी फैसिलिटी, ट्यूशन फीस प्लस रहने का और उनको फूड का सभी उनको प्रोवाइड कराती हैं। वो एक अलग स्कीम है, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं वो, उनको मालूम होगा, उन्हें उनके पास लेटर भी पहुंचा होगा, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ निःशुल्क है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप ये देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है। ऐसा जो कैटेगरी के हैं SC ST OBC के, जाति प्रमाण पत्र, वो जो अदर हैं मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र। इसमें आप कोशिश कीजिए जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो SDM से नीचे नहीं होना चाहिए, SDM का होना चाहिए SDM से ऊपर और डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। आजकल क्या है, सब डिजिटल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनने लगे, तो जिनका बना है
ठीक है, वो जिनका नहीं बना अभी बनवा सकते हैं, लेकिन हमको एसडीएम से नीचे जाति प्रमाण पत्र हम मान्य नहीं करेंगे और उस डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट, मूल निवासी डोमिसाइल। अभी हमने बहुत सारे एडमिशन में था, मैं देख रहा था पेरेंट्स के नाम से मूल निवासी बना है, उसी में नीचे बच्चे का नाम लिखा है, लेकिन जिस बच्चे की उम्र 18 से ऊपर हो गई, 18 से ऊपर है, तो उसको स्वयं के नाम से ही मूल निवासी बनवाना पड़ेगा। अंडर 18 है वो पेरेंट्स फैमिली के साथ चल जाएगा। 18 से ऊपर जो बच्चा है जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई, वो अपने स्वयं अपने नाम से ही मूल निवासी बनवाएगा। आय प्रमाण पत्र, पेरेंट्स के नाम की आय होनी चाहिए, बच्चे की आय नहीं चलेगी, आपके पेरेंट्स की, मदर फादर की, दोनों की। यदि किसी के फादर नहीं है तो मदर की, किसी के हो सकते हैं फादर मदर दोनों ना हो, तो जो पालक जहाँ पर आप रह रहे हो उसकी इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगी, लेकिन करंट लास्ट 3 ईयर्स से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के लिए वैलिड रहता है। ये आप देख लीजिए, जब फार्म भरेंगे उस समय आपकी उसकी डेट है कि नहीं है, यदि 3 साल पुराना है तो वो कंसीडर नहीं होगा। वो पिछले वर्ष की ये अंक सूची हैं, या 10th की अंक सूची, 12th की अंक सूची आपको सबमिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं। हर साल कम से कम 25-30 केस ऐसे आते हैं, इनकी फी रुक जाती है स्कॉलरशिप, इसलिए हमने ये शिविर रखा है, क्योंकि आपकी परेशानी हम लोगों की परेशानी, और वो डिले हो जाता है। तो पहले ही आप आधार कार्ड थोड़ा सुधरवा लीजिए, और मोबाइल नंबर खास तौर से एक रखिए प्लीज। जो भी है कोशिश करें कि मोबाइल नंबर हमेशा 4 साल के लिए जब तक आप पढ़ते हैं एक रखें कॉमन, और बैंक में खाता खुलवाएं तो उसमें भी एक ही जो आधार कार्ड में है वही उसमें होने चाहिए। समग्र आईडी, आपने देखा होगा नगर पालिका और जो नगर निगम में हम लोग समग्र आईडी, एक फैमिली का समग्र आईडी देती है, तो वो आपका होना चाहिए समग्र आईडी। टीसी आपकी होना चाहिए, टीसी सबने दी है, फिर भी किसी बच्चों ने जो नहीं अभी प्रोवाइड कराए वो आप देख लीजिए, टीसी भी बनवा लें जल्दी से जल्दी। किसी का गैप हो, ऐसा 12th आपने 2020 में किया और आज एडमिशन ले लिया, 2 साल का गैप है, तो आपको कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 2 साल का या 1 साल का, जितना भी गैप है। और गैप में आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि मैंने 1 साल क्यों गैप लिया। आप दिखा सकते हैं मैंने जेई मेंस आईआईटी के लिए तैयारी की या किसी कंपटीशन की तैयारी की, इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले चुका, तो वो नोटरी वाला गैप सर्टिफिकेट बना देगा। जिनका गैप है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा। स्टूडेंट की स्वयं के बैंक खाते की पासबुक, अपने नाम का खाता होना चाहिए। स्कूल में तो अभी पेरेंट्स के नाम का चल जाता था, 18 से नीचे के जो बच्चे हैं वो उनका माइनर होने के नाते खाता नहीं खुलता था, लेकिन अब माइनर का भी खुलने लगा। तो आप कोशिश करें अब अपना स्वयं का खाता होना चाहिए, यहीं एसबीआई बैंक में एसटीआई में खुलवाइए, जिससे कि आपको 4 साल परेशान ना होना पड़े। साथ ही जब जो बच्चे हॉस्टल में रहते हो, ऐसा 12th आपने 2020 में किया और आज एडमिशन ले लिया, 2 साल का गैप है, तो आपको कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 2 साल का या 1 साल का, जितना भी गैप है। और गैप में आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि मैंने 1 साल क्यों गैप लिया। आप दिखा सकते हैं मैंने जेई मेंस आईआईटी के लिए तैयारी की या किसी कंपटीशन की तैयारी की, इसलिए मैं एडमिशन नहीं ले चुका, तो वो नोटरी वाला गैप सर्टिफिकेट बना देगा। जिनका गैप है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा। स्टूडेंट की स्वयं के बैंक खाते की पासबुक, अपने नाम का खाता होना चाहिए। स्कूल में तो अभी पेरेंट्स के नाम का चल जाता था, 18 से नीचे के जो बच्चे हैं वो उनका माइनर होने के नाते खाता नहीं खुलता था, लेकिन अब माइनर का भी खुलने लगा। तो आप कोशिश करें अब अपना स्वयं का खाता होना चाहिए, यहीं एसबीआई बैंक में एसटीआई में खुलवाइए, जिससे कि आपको 4 साल परेशान ना होना पड़े। साथ ही जब जो बच्चे हॉस्टल में केयर टेकर हैं, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो एक वो फॉर्मेट देंगे,
उससे मैं अपना नाम लिख के कि मैं छात्रावास में सीवी रमन, कल्पना चावला, जहाँ भी आप इंदिरा गांधी जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उसके वार्डन से वो वेरीफाई करवा लेंगे। वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कॉलरशिप जब फॉर्म भरेंगे, क्योंकि तभी तो उस हिसाब से स्कॉलरशिप आएगी। हॉस्टल की थोड़ी ज़्यादा है, वो जो नहीं, यदि वो नहीं कराओगे उसमें आपने ऑप्शन फॉर्म भरते समय हॉस्टलर नहीं लिखा तो आपको नॉन हॉस्टलर के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये आपका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्टल वाले बच्चों को थोड़ी ज़्यादा अलाउंस मिलता है। सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो स्वयं सत्यापित होने चाहिए। सेल्फ आप पे जो फोटोकॉपी लगाओगे सेल्फ अटेस्टेड करके आप साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म भरने के लिए जो लिंक्स हैं आप देखिए, इसमें ऐसा ये मुख्यमंत्री मेधावी जन कल्याण योजना और मुख्यमंत्री, ये दोनों के लिए ये www.scholarship.portal.mp.in 20 इस लिंक पे आप जाएंगे, या फिर आप MMBY या MMJKY भी डाल दोगे तब भी वो लिंक आ जाएगी। और SC ST OBC के लिए MP टास्क का जो पोर्टल है www.tribal.mp.gov.in, इस पे आपको जाकर बड़े शांति से अपने घर में बैठ कर ध्यान से भरेंगे। कैपिटल लेटर में पूरा अच्छे से फॉर्म भरिए, आपका नाम लिखिए, फादर का नाम, 10th की मार्कशीट सामने रख लीजिए, उसके हिसाब से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा डाला है, बैंक में खाता, ये सब चीज़ें लिंक होने चाहिए, वो सब अपलोड करना पड़ेंगे आपको। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय, TC, गैप सर्टिफिकेट यदि किसी का है, आधार कार्ड, समग्र ID, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। प्रिंट जो आएगा उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट में लगा के हमारे पास कॉलेज में मैडम के पास आप सबमिट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं, आपने जो फॉर्म भरा वो हम लोग चेक करेंगे, जो चेक करके फिर हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, गवर्नमेंट फिर उसको प्रोसेस में टाइम लगता है 1-2 महीने, फिर वो पैसा सैंक्शन। एक ही इंस्टीट्यूट से ना एक ही स्कॉलरशिप वेरीफाइड होगी, ऐसा नहीं कि आप 2-2 भर दें, है ना, एक ही होगी वही एक। और आपका अकाउंट है ना NPCI एक्टिव होना ज़रूरी है, अभी से आप कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है ना तो उसमें महीने लग जाते हैं। और आवास की, कुछ बच्चे आवास का भरते हैं, आवास के लिए अगर आपने कॉलेज में, मैडम का ये कहना है स्कॉलरशिप के कई बार क्या रहता है, ऐसा हमारे नॉलेज में आए, ऐसे बच्चों ने यहाँ भी एडमिशन ले लिया, वैसा अब आजकल नहीं करते, पहले ऐसे केसेस भी आए, दूसरी जगह भी एडमिशन ले लिया, यहाँ भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, वो वहाँ भी भर दिया, वो बाद में क्योंकि आधार कार्ड कंपलसरी, बार बार फोकस हमने आधार कार्ड को किया है, जब आधार कार्ड लगता है तो फिर बाद में पकड़ा जाता है फिर, क्योंकि ये फाइनेंशियल गमन है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो वो आपके लिए एक अनुदान है पढ़ाने के लिए, तो फिर बच्चों पे FIR होती है। तो कोशिश करें स्कॉलरशिप एक ही फॉर्म भरेंगे, एक से ज़्यादा नहीं भर सकते। और आवास का रहता है तो जो अगर हॉस्टल खाली रहता है इंस्टीट्यूट का, फुल भरा रहेगा तो वेटिंग नंबर मिलेगा, खाली रहेगा तो नहीं मिलेगा, तो आवास की नहीं मिल पाएगा उसको। इसमें ये एक आवास स्कीम में भूल गया आपको, सॉरी, मैं बताना चाहूँगा, जो कैटेगरी के बच्चे हैं ऐसे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, अब हमारी हॉस्टल की कैपेसिटी 100 है, मान लीजिए 100 बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं, तो 100 से ऊपर यदि कोई बच्चा आता कि साहब हमें हॉस्टल चाहिए, अब आप गए वार्डन ने बोल दिया कि हॉस्टल फुल हो गया, तो आप उससे वेटिंग नंबर लीजिए, फुल हो गया है ना, आपके सर हमारा नाम लिख लीजिए रजिस्टर में आप नाम लिखवाना, उसका इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ, बाद में आप जब फार्म भरेंगे तब दिक्कत जाएगी। तो कहीं सर हमारा नाम लिख लीजिए, हमको वेटिंग नंबर में रखिए। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी की है, जो बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला वो बाहर रूम लेकर रह सकते हैं, वो बाहर रूम लेकर रहेंगे तो रूम रेंट जो मकान मालिक को आप रेंट दोगे वो ऑनलाइन देना, नगद मत देना।
हाँ ऑनलाइन देना, नेट बैंकिंग के माध्यम से देना। जब ऑनलाइन दोगे तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, बैंक से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो जो बाहर रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक अलग सा फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम लोग बाहर रह रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री आवास योजना का फॉर्म रहता है। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हैं उनको 1450 रुपया पर मंथ मिलता है, 1450 रुपया पर मंथ। वो जो स्टेट लेवल पे हैं उनको 2000 रुपया पर मंथ, वो जो ब्लॉक लेवल पे हैं उनको 1000 रुपया पर मंथ। क्योंकि आप हमारा जो कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे है, तो यहाँ पर 1450 रुपये पर मंथ मिलेगा। वो उसके लिए अलग सा फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन उसकी कंडीशन हॉस्टल से आपको बेटिक नंबर वहाँ से लेकर सर्टिफाई करा के वार्डन से, और यहाँ से रजिस्ट्रार से, इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रार से साइन करा के वो आपको लगाना पड़ेगा। वो साथ में जो आपने मकान मालिक को पैसा दिया उसका स्टेटमेंट कि आपने ऑनलाइन पैसा दिया, नगद पैसा नहीं चलेगा। यदि नगद दे रहे हो तो उससे स्लिप लो, स्लिप कोई देगा नहीं मकान मालिक। तो आप कोशिश करें उसको ऑनलाइन पैसा दें, और उसका एक 2 एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। आपका स्वयं का एक एफिडेविट कि हाँ मैं इसके मकान में रह रहा हूँ, एक मकान मालिक का एफिडेविट कि हाँ हमारे मकान में ये बच्चा पुलिस रह रहा है, वो एक पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन इतने डरने की जरूरत नहीं है, एक एप्लीकेशन लिखना सिंपल, यहाँ थाना बाजू में ही है, वो कर देते हैं, एक सील लगा देंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, वो एप्लीकेशन पे ही वो वहाँ पर जाएंगे आवक जावक में, वो देंगे, वो सील लगा देंगे, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाया, जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये एक स्पेशल स्कीम है। हाँ वेटिंग नंबर मस्ट है, लेकिन उसमें वेटिंग नंबर मस्ट है। बस अब क्या बताया, सारा हो चुका, आप बता ही चुके सर। और किसी को कुछ और पूछना हो, किसी की कोई जिज्ञासा है? अटेंडेंस 75% बहुत कंपल्सरी मस्ट है। तो कोशिश करें जब आप क्लास लगाएं तो 75%, 75% अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में तो हम देखते हैं 75 से ऊपर हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो परसेंटेज अटेंडेंस का कम हो जाता है, बच्चे कम क्लास लगाते हैं, फिर दिक्कत जाती है, तो हम उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाना पड़ती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि कम से कम इनकी अटेंडेंस 75% होना जरूरी है। तो आप लोग सभी लोग क्लास में अभी से अपीयर हों। अभी सर बार बार बोल रहे हैं ये इंडक्शन का 6 दिन की ये अटेंडेंस भी ये काउंट होगी, क्योंकि अटेंडेंस तो आपका कंसर्निंग HOD देगा। भाई जब फॉर्म भरोगे तो अटेंडेंस HOD से लोगे तो HOD लिख के देगा अटेंडेंस। HOD किससे? कंसर्निंग टीचर से पूछेगा कि ये बच्चे क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अटेंडेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 75% होने चाहिए। अटेंडेंस के फायदे भी हैं, यदि अधिक से अधिक क्लास लगाओगे तो आपको क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कल आप निशा जी बता रही थी, बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, हिंदी मीडियम्स के हैं, तो पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई तो होगी। तो आप कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा क्लास लगाएं, और यहाँ पर टीचर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सभी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। वो कोशिश करेंगे सारे टीचर, फर्स्ट ईयर में हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी मिक्स पढ़ाएं। हिंदी क्योंकि मीडियम के बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके सब लोग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अंग्रेजी में ही पढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं, तो सभी बच्चों को लेवल देखते हुए उस हिसाब से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Take the time to laugh a while, a time for two to share and smile, to care for newly planted seeds, protecting them from drought and weeds. Take the time to clear the land and build upon what you had planned. A face renewed for bones of old to keep away the rain and cold. And fields return to emerald green, with bees for long it hadn't seen, to till the soil and plant the seed and let the earth provide your needs. A different way of doing things present itself this coming spring. So now's the time to fertilize those things you do visualize. With this poem of affirmation, I, Rashmi Botke, And I, Mishkat Maqsood, wishes you a very good afternoon. it gives us immense pleasure to welcome you all. Nothing is pleasanter than exploring a library. Library stores the energy that fuels the imagination.
They open up the window to the world and inspire us to explore and achieve and contribute to improve your quality of life. With this inspirational quote, I would like to call upon respected Dr. Sanjeev Sahu sir to the dais. Everybody please be seated. Good afternoon to all. Central Library welcomes you all in induction program. I, Dr. Sanjeev Kumar Sahu, Librarian of Institute. Today I am presenting information of library facilities. Our central library is located second floor of main academic building. It is a textbook collection, a picture of textbook collection and circulation decks. It is another view of textbooks collection. It is reading room where you can study every time. It is reference cum e-library section. It is stack area of general book collection. It is book bank collection. A periodical section cum reading room. Central Library works in the 5 laws of library science by serving the users. First, documents are for use. Every user has a document. Every document its users. Save the time of the user, and library is growing organism. Central Library, our Central Library is fully automated, and we are using barcode technology for circulation of books, online access of e-resources, e-database, e-journals, e-books, etc. Reading room and separate reference section. We have very rich book bank facilities. Print periodical, magazines and newspapers are also available in the Central Library. We have 75,000 plus print books, 47 numbers periodicals we are subscribing, and we are getting 9 newspapers. The library kept open on all working days, 10 a.m. to 6 p.m. and for the circulation, 10 a.m. to 2 p.m. and after lunch break, 2:30 p.m. to 6 p.m. For getting library and circulation facilities, you have must required to get membership of library. For this, you have required some important documents, some show in the library, institutional ID card, one photograph. Please note down this document: institutional ID card, one photograph, passport size photograph, institutional email ID, which maybe you have got within a week from computer section. After that, you can check out, check-in and renewal of books. Issue of no dues and clearance certificate is also main job of circulation section. Central Library provides 13 books to each student, in which 13 books to each student. For general and OBC student can get 10 books from general books for the duration of 19 days, and 3 books from book bank section for 1 semester. And for SC/ST student can get 3 books from general book section for the duration of 19 days, and 10 books from book bank section for the duration of 1 semester. Overdue charge is ₹2 per day per book.
So I am here requesting you kindly submit your books on due date. After that, you have to charge rupees 2 per day per book. If book had lost by user and replaced it after due date, then overdue charge apply as per mentioned norms. If user had lost the book and did not replace its same copy, then charge apply as per institute norms. Please follow the library rules and regulation which have been displayed in the central library. Central library have online books catalog, so you can browse availability of books is available in the library or issued to which users you can access here. In the central library, online e-resource access notes also available. So you can come in the central library if you have not a laptop or mobile. So you come in central library and use these access notes. Separate reference services, reading room services, and remote access facilities is very important features of library. You can access e-resources outside of campus also through Shibboleth software provided by InflipNet, Ahmedabad, and reprography facilities. It is a view of online public access catalog. Here if you know author, title, publisher, subject, call number, accession number, etc., then you can access availability of books in the library. All students can access our e-resources over the intranet, local area network within the campus, using this website, going through our institute website and then click on Central Library. If you want to access e-resources outside of campus, you can use our institute website, then e-library and digital library. Central Library will provide you user ID and password for the login of these facilities. It is a list of e-journals which I have subscribed by Central Library, and it is a list of e-books. We have 94,000 plus e-books subscribed by our institute. It is important website of Central Library Services. Central Library is a member of National Digital Library of India, RGPB e-Library, eSoch Sindhu InflipNet, and Enlist InflipNet. For accessing National Digital of Library of India, there is two types of membership provision. One is individual membership, second is institutional membership. Here I have suggested to you, you go through institutional membership, so you can get benefited more extra facilities which have provided by NDL to institutions. RGPB e-Library, we are also member of RGPB e-Library. So there is only single provision, institutional membership only. So institute will provide you a user ID and password for the accessing of your RGPB e-Library. Please contact the staff members at circulation desk for assistance. Entry without ID card
MasterCard in the Central Library do not allow. Kindly produce your iCard on demand. Please do not bring your bag inside the library and keep it in the property counter. Please keep your mobile in silence mode inside the library. Please maintain discipline and silence inside the library. Personal book, laptop, bound Xerox document are allowed to bring inside the library reading room only. It is appealed to the users that the library is your own property. Help us to maintain it well. If you face any difficulty, please do not hesitate to contact the library staff. Central Library have Library Management and Advisory Committee for the continuous development of and growth of the library. Dr. Jitendra Parasar, Dean Academic of Institute, is the chairman of library. It is the library team who serve your library services. If you have any queries, please contact to Central Library. The email and phone number of Central official phone number. Thanking you.